नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उप मुख्यमंत्री पद में जिस पे सुशील कुमार मोदी पहले थे, अब माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बन सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के विधायक है कटिहार से, और ये वो सीट है जिसको ये लगातार जीत रहे हैं। 2015 में इन्होंने यहीं से जेडीयू के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। उससे पहले 2010 में इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी, और फिर 2020 में इन्होंने ये सीट जीती है। तारकिशोर प्रसाद सुशील मोदी की जगह ले सकते हैं बिहार सरकार में, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वही खबर इस तरह की भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सुशील मोदी को केंद्र में यानी दिल्ली लाया जा सकता है, उनके लिए कुछ यहां पर जगह बनाई जा सकती है। इस बीच बड़ी खबर के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब उप मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बदलने का फैसला लगभग ले लिया। इस तरह के संकेत सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि इतने सारे नौकरियों से लेकर हर मुद्दे पर वायदे हुए हैं। हर चुनौती पे जनता उन्हें आंकेगी, और डबल इंजन की सरकार वाकई डबल तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। भले ही 7वीं बार बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में है, लेकिन अब की बार चुनौतियां सबसे ज्यादा है। पहली चुनौती गठबंधन में हैसियत बदलने की है। सूबे की जनता ने सुशासन बाबू को बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में भेज दिया है, और उन्हें भी इस बात का एहसास है। हमारा इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें। नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनना पहले, वो तो जैसा बोले हैं उनसे तो लग रहा था उनकी बात। क्या चाह रहे थे? वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने, हम उसको सहयोग करें। आप लोगों ने जोर दिया क्या? सभी लोग का आग्रह था, और उनके बीजेपी के सभी नेताओं का भी आदेश था कि भाई आप भी बिहार को जिस मुकाम पर ले गए हैं उसको और आगे ले जा सकते हैं, इसको और आगे ले जाइए। बीजेपी चुनाव से पहले किए गए वादे पर कायम है, और नीतीश के सीएम बनने पर मुहर लग गई है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सरकार में एनडीए की बड़ी पार्टी का रोल कैसे और कितना होगा। आपको समय पर जानकारी दे दी। फिलहाल ये साफ है कि बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम नहीं होंगे। सुशील मोदी ने बीजेपी विधायक दल के नए नेता तारकिशोर प्रसाद को बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा, भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब ये कि नीतीश बाबू को अब की बार बीजेपी के नए चेहरों के साथ काम करना होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एनडीए में सुशासन बाबू की घटी हैसियत उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं। विपक्ष उन्हें बार बार याद दिलाएगा कि उनके विधायकों की संख्या कम है। आरजेडी को तो जनता का दबाव है, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन इंतजार करिए। 40 सीट ला करके जनता द्वारा खरीद कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ख्वाब बिहार को नहीं बच रहा। इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश की है। अब अगर वो दोबारा एनडीए के नेता चुने जाते हैं या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी की हालत वही रहेगी कि रिमोट किसी और के पास होगा और मुख्यमंत्री वो रहे। नीतीश बाबू की एक और चुनौती खुद को साबित करने की भी होगी। मुख्यमंत्री से भीषण नाराजगी के बावजूद जनता ने एनडीए पर अगर भरोसा किया है, तो इसकी बड़ी वजह लोगों का मोदी पर भरोसा होना है। लोगों ने पीएम मोदी की बातों पर भरोसा किया है कि डबल इंजन वाली सरकार को सिर्फ 3.5 साल काम करने का मौका मिला है। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन
इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। कल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे, लेकिन ये साफ होने में अभी वक्त लगेगा कि वो बिहार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और कैसे। अंत भला तो सब भला। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। लेकिन यही अंत भला से सब भला की शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत जिसमें डबल इंजन की सरकार कितनी होती है कामयाब, इस पर रहेगी पूरे बिहार की जनता की नजर और विपक्ष की भी इस वक्त। लेकिन हमारे साथ वो शख्स जुड़ने वाले हैं जिनको माना जा रहा है अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, इस तरह की जानकारी आ रही है कि बिहार में भी यूपी वाला मॉडल लग सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बिहार में हो सकते हैं। जानकारी आ रहा है कि दोनों ही नेता और उप नेता जो बीजेपी विधानमंडल के चुने गए हैं, राजकिशोर प्रसाद और साथ ही तारकिशोर प्रसाद, माफ कीजिएगा, और रेणु देवी, दोनों ही उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं और तारकिशोर प्रसाद जी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारकिशोर जी, बधाई दे दें आपको अगले उप मुख्यमंत्री बनने की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी चुनौती, आपने खुद ही बता दिया कि उप मुख्यमंत्री आप बन रहे हैं, लेकिन तारकिशोर जी क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, आप और रेणु देवी? देखिए, ये राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो विधिवत जब घोषणा होगी तो जानकारी मिलेगी। ठीक है। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी, किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में, तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम? देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि किस, वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं, जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तारकिशोर जी, इसका अर्थ क्या है आपके लिए? क्योंकि देखिए, ये अध्यक्ष जेपी नड्डा का फैसला हो सकता है और आपके विधायकों का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगने का एक विधायक पर किस तरह से उसे देखते हैं?
देखिए, हम बहुत सहज और सामान्य रूप में देखते हैं। हमारे शीर्ष नेता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारा जो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका निर्णय है तो फिर उस निर्णय को हम जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। और हम लोग तो बाल्यकाल से कई प्रकार की जिम्मेदारियां लेते रहे और उसको निभाने का प्रयास किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कालखंड हो, भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक दृष्टि से मेरा कालखंड हो, और विधायी स्वरूप में विगत 15 वर्षों से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूं, और सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों में भी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया है। ठीक है, आपने लगभग 2-3 बार मुझे बता दिया कि बहुत सहजता के साथ आप इस नई भूमिका को देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जरा मुश्किल हिस्से पर आते हैं सर। ये भी एक सच्चाई है कि इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें डबल इंजन पर बड़ी कड़ी नजर रहेगी सबकी, मीडिया से लेकर विपक्ष की, और कांटों भरी सेज है इस बार। आप सुशील कुमार मोदी की जगह वहां पर लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व है, और हमारे मुख्यमंत्री जिसकी घोषणा हमारी पार्टी ने स्वयं की है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, तो उनका भी एक लंबा अनुभव है। उनके अनुभव के आधार पर उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। नहीं, चुनौतियां क्या देखते हैं आप? क्योंकि इस बार नौकरी बहुत बड़ा एजेंडा बना था चुनाव में, और बीजेपी ने वादा किया अपने डॉक्यूमेंट विजन में कि 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नीतीश कुमार बोलते रहे कि पैसा कहां से आएगा, बेहतर ढंग से, तो ये कैसे करेंगे आप? जी नहीं, देखिए, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार में काम करेंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व है, हमारा जो एजेंडा है वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे, आम लोग तक पहुंचे, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। खास तौर पर मैं चाह रही थी कि आप नौकरी के अवसर पैदा करने वाले मुद्दे पर अगर बताएं कि आपके पास क्या विजन है उसके लिए। देखिए, ये सब अब आगे की बात है। अभी एक बार सरकार का गठन होने दीजिए। जो कई एजेंडे हैं, नौकरी के अलावा भी और कई एजेंडे हैं, सभी एजेंडों पर सरकार काम करेगी, सभी एजेंडों पर सरकार काम करेगी। बिहार के युवाओं के भविष्य पर भी काम करेगी, और जो बुनियादी चीजें हैं भाईदूज पर कल उस पर भी सरकार काम करेगी। वो धीरे धीरे वो सारी चीजें सामने आएगी। अभी तो है क्या कि अभी तो सरकार मंत्री परिषद का गठन हो, ये एजेंडा हम लोग के सामने है। और फिर जो सूबे की जो सामने जो चुनौतियां हैं, और हम लोगों ने काफी काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, और फिर आने वाले दिनों में और जो शेष चुनौतियां रही है उस पर भी हम सब काम करेंगे, और बिहार को एक और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भाईदूज पर स्वेरिंग इन होने की बात है, और देखिए, बहनों की वजह से कहा जा रहा है, महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट दिया है उसकी वजह से आपकी सरकार बन रही है। दूसरा सवाल मेरा रेणु देवी जी को लेकर है। क्या इसी वजह से प्रतिनिधित्व महिला को भी स्तर पर देने की बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री बनाने की? नहीं, देखिए, ये तो कोई खराब बात नहीं है। वास्तव में आपने ठीक ही कहा कि महिलाओं की बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के को जिताने में रही है, और कल नेतृत्व तय करता है कि एक महिला भी उप मुख्यमंत्री होंगी, तो क्या दिक्कत है, वो होंगी तो अच्छी बात है। सब मिलकर काम करेंगे। मंत्रिपरिषद में तो कई मंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री 2 होंगे तो फिर काम करेंगे हम। तो तारकिशोर जी, आपने लगभग मुहर लगा दी हमारी खबर पर कि आप और रेणु जी दोनों ही एक साथ उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे देखिए, अभी मैं मुहर नहीं लगाया हूं, लेकिन लगातार मीडिया से बातचीत के द्वारा ये कई चीजें छन के आ रही है। तो अगर ये बात आ रही है और नेतृत्व तय करता है, तो फिर
वो सिरोधार्य होगा, वो कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये बीजेपी की जो भूमिका है इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि देखिए इस बार 74 सीटें आपकी और 43 उनके, 31 का फासला है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में बड़ी भूमिका में इस बार जनता ने ये कहा है, ये आपके खुद का बनाया हुआ नहीं है, जनता ने इस बार आपको ऐसा मैंडेट दिया है। ऐसे में क्या 2025 के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत नहीं है? क्या आपके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आपको एक नेतृत्व, देखिए धीरे धीरे ये सारी बातें आएगी। अभी आज का विषय यह है कि मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का कैसे विस्तार हो, फिर आगे कैसे काम करें, फिर आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। आपने कुछ चीजें, कुछ सवाल किए, मैंने उसका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर आगे फिर बात करेंगे हम सब इस पर विस्तार से, कई चीजों पर चर्चा होगी। एक बार स्वरूप आने दीजिए प्रसाद जी मंत्रिमंडल का, फिर तब जब सरकार होगी तो उसके एजेंडे भी सामने आएंगे, तो उन एजेंडों पर हमारी बात होगी। अभी तो एक बार इस गठन की प्रक्रिया से निकलने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी इस बात का हम सम्मान करते हैं, आपने वक्त दिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारकिशोर प्रसाद जी आज तक पर लाइव थे, जिन्होंने कहा कि अगर महिला भी बने रेणु देवी उप मुख्यमंत्री तो अच्छी बात होगी। अपने बारे में भी उन्होंने जो बधाई है उसे स्वीकार किया। इस बीच अब बड़ी खबर वही जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चुनौती इस डबल इंजन की सरकार के सामने बहुत सारी होगी। सरकार के सामने ये चुनौती होगी, एक तरफ ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर फिर से मुहर लग ही चुकी है। उप मुख्यमंत्री अगर 2 बीजेपी की तरफ से बनाए जाते हैं तो पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन इससे पहले आपको जरा सुना देते हैं रेणु देवी, जो दूसरा नाम है, जिन्हें उपनेता बिहार बीजेपी विधानमंडल का आज चुना गया है, उपनेता, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। बताया जा रहा है कि वो भी दूसरी यानी 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक हो सकती हैं। सुनिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपको उपनेता के रूप में चयन किया गया है। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को कोई भी पद मिलेगा उससे क्या होगा, हम सभी काम करते हैं, काम में पद मिलता है उसका निर्वहन निश्चित रूप से अच्छे से करते हैं। आपका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा है? भैया जी मेरे को ये पता नहीं है कि उप मुख्यमंत्री का नाम है कि नहीं है। पार्टी का आदेश जो होता है हम लोग उसका सर्वसम्मान पालन करते हैं। अभी अब मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है, ये जब पार्टी का आदेश होगा, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे। आप पुरानी नेता हैं, राज्य स्तर पर भी आपने काम किया है, राष्ट्रीय लेवल पे भी आपने काम किया हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं, और काम करना तो हमारा पार्टी में हमको सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। नीतीश कुमार के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं उनके साथ? हमारे तो भैया हम 2000 से लालू जी के भी साथ में रहे, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के 2005 में भी रहे, 2010 में भी रहे। मैं मंत्री भी, उनके कैबिनेट मंत्री भी मैं थी, कला संस्कृति की। बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई का रिश्ता है, और बड़े भाई के तरह उन्होंने बड़े एक छोटी बहन के तरह हमारे साथ सभी का व्यवहार रहता है, चाहे कोई भी दल हो। और ये तो हमारे भाई मुखिया हैं, तो ये निश्चित रूप से स्नेह से, प्यार से हम लोगों को देखते हैं। तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद मिलेगा आपको नीतीश जी का? भैया अभी हम कैसे कहेंगे हम बनेंगे? अब जब तक नहीं हमारा आदेश नहीं होगा पार्टी का, हम कैसे कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे? रेणु जी, पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे तो नहीं, जब जिम्मेदारी सौंपेगी तो निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी उठाएंगे। और बड़े भाई होंगे, छोटी बहन ही होगी, और निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए काम होगा। लेकिन अभी हम कैसे कहें, अभी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कहीं हूँ। सुशील मोदी लेकिन अब नहीं रहेंगे उप मुख्यमंत्री, तो तय हो गया। मुझे पता नहीं है इस बारे में, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे को अपने बारे में भी पता नहीं है, भाई साहब के भी बारे में पता नहीं है। वो भी मेरे गार्जियन हैं, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलाया है। जी, उन्होंने उंगली पकड़ के, माननीय हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, ताराकांत झा जी, सभी हमारे जितने नेता हैं, हमारे छोटे भाई सब अध्यक्ष बने, सभी हमको उंगली पकड़ के सभी लोगों ने सीखने का मौका दिया। हम लोगों ने काम करके सीखा है और सीख रहे हैं। अभी भी जब तक रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। तो मतलब पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेगी उप मुख्यमंत्री का, तो आप लेंगे? जब जिम्मेदारी सौंपेगी तब देखा जाएगा। शपथ ले सकती हैं कल आप? अब देखिए, अब हम कैसे कहें कि शपथ लेंगे? जब सूचना आएगी तब ना हम कहेंगे कि हम उसमें हैं।
चलिए, लेकिन जो जिम्मेदारी अभी मिली है उससे आप खुश हैं? हाँ, निश्चित हमें उससे खुशी है। हम लोग कुछ कहते नहीं है, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है हम उसे स्वीकार करते हैं। तो रेणु देवी को आप सुन रहे थे, उपनेता चुनी गई हैं बिहार बीजेपी विधानमंडल की, और लगभग थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बातों को सामने रखती हुई, पूरी तरह से स्वीकारती हुई नहीं, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि उप मुख्यमंत्री उन्हें भी बनाया जा सकता है तारकिशोर प्रसाद जी के साथ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के नेता प्रवक्ता, मोर्चा संभालेंगे आरजेडी की तरफ से, और आशुतोष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, यूपी वाला मॉडल, दो उप मुख्यमंत्री, बीजेपी को भी एहसास हो चला है कि इस बार अगर डबल इंजन की सफलता हमें करनी है तो बीजेपी को भी पूरी ताकत झोंकनी होगी। 19 लाख नौकरी के अवसर वाला मुद्दा पीछा करेगा। देखिए, हमने 19 लाख रोजगार के अवसर की जो बात कही है उसे हम यथार्थ रूप में परिणत करके दिखाएंगे। जहां तक सरकार के गठन, उसका प्रारूप और उसमें किसको क्या दायित्व मिलेगा, अभी आपने दोनों वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य देखे। दोनों लोग किस सहजता के साथ, किस विनम्रता के साथ और किस शालीनता के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ दायित्व का परिवर्तन एक बहुत सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया। अभी आपने देखा अंजना जी, रेणु देवी जी ने दो पुराने बड़े नेताओं का नाम लिया, कैलाशपति मिश्रा जी और ताराकांत झा जी। 90 के दशक में ये भाजपा के स्तंभ थे। कैलाशपति मिश्रा जी जनसंघ के जमाने से भाजपा को खड़ा किए, और आपने देखा कि 1996 में जब सुशील मोदी जी युवा नेता थे और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में, तो कोई बात नहीं, वो एक सहज नेतृत्व का परिवर्तन था। फिर आपने देखा 1999 में हमारी 67 सीटें और उसके 34 सीटें थी जेडीयू की, मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिस्थिति, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और गुणवत्ता को देखकर निर्णय लेता, उसके अनुसार जो बिहार के हित में होगा वह सही निर्णय बहुत जल्द आप सब लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। केसी त्यागी जी सर, दो उप मुख्यमंत्री रख रहे हैं यूपी वाले मॉडल पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि 31 का फासला में इनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का वादा पहले कर दिया था तो जो डेप्यूटी मिलने वाला है उसमें दो कर ले, दोनों हाथ में लड्डू? अंजना जी, अभी आपने सुधांशु जी का वक्तव्य सुना, उससे पहले लीडर और डिप्टी लीडर का सुना। उन दोनों का भी ऐसा मानना है कि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो जो जिम्मेदारी को लेकर के चर्चा हो रही है उसके निर्वाह को लेकर के वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए मैं तब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जब तक सरकारी तौर पर एक या दो या दोनों या किसी और के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की मोहर नहीं लग जाती, क्योंकि उसके बाद ही टिप्पणी करना मेरा सार्थक भी होगा और व्यवहारिक भी होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से किसको जिम्मेदारी सौंपती है ये पार्टी का, उनका अंदर का मामला है। 15 साल तक हमने सुशील मोदी जी के साथ भी काम किया, दोनों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे, और 15 साल तक कैबिनेट में प्रायोरिटीज़ को लेकर के, सवालों को लेकर के कभी मतभेद नहीं रहा। दोनों 74 के जेपी आंदोलन से निकले हुए बेहतरीन नौजवान नेता रहे हैं और लंबे समय तक दोनों का काम करने का अनुभव रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है कि वो किसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमें किसी भी बीजेपी के द्वारा मनोनीत नेता के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सहजता के साथ सब लोग जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है त्यागी जी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, थोड़ा सा इंतजार करने को आप कह रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी इंतजार आपको भी जरा सा करना होगा ब्रेक के बाद का, बस 5-10 मिनट का। मैं फौरन लौट रही हूँ। डबल इंजन की सरकार, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होगी, 19 लाख रोजगार के अवसर का वादा पूरा करना होगा। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों के नाम पर खबर सामने आ रही है। 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी विधान मंडल के चुने गए हैं वो, और उपनेता रेणु देवी दोनों ही उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री के साथ बड़ी चुनौती होगी।
और इसी पर मृत्युंजय जी आपका रिएक्शन जल्दी से। डबल इंजन की सरकार बनी है और उसमें डबल उप मुख्यमंत्री के साथ पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। और देखिए ना, यहाँ पर किसी परिवार से या कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता है। शायद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को कल तक पता भी नहीं होगा कि आज वो इस तरह से विधानमंडल के नेता उपनेता चुने जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी ऐसे ही आरजेडी में मृत्युंजय तिवारी ऐसे अलग अलग नेताओं की लॉटरी लगेगी? मृत्युंजय तिवारी आपको नहीं दिख रहे हैं कि प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं? ये मैनेज मैंडेट वाली डबल इंजन सरकार है अंजना जी, जिसका एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का है। इसलिए ये कैसे आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ने के क्रम में एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अंदर खाने बीजेपी का जो पेच है वो दिख रहा है कि अभी तक डिप्टी सीएम का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का भी दर्द छलका है ट्वीट से। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब है कि उनसे डिप्टी सीएम का पद छीना गया है। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इस सरकार को जनादेश जिस तरह से मिला हुआ है, 125 की संख्या है, कुछ बहुत ज्यादा का अंतर हम लोगों के जनादेश से नहीं है मैंडेट में। तो हम लोग भी शांति से या आराम से बैठने वाले नहीं हैं। हम जनता के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू ने कहा कि हम नौकरी कैसे देंगे, पैसा नहीं है, आदरणीय नीतीश जी ने कहा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अब ये कैसे नौकरी देंगे, कैसे रोजगार देंगे, क्या करेंगे? हम तो जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे सदन में। तेजस्वी यादव जी का जो सवाल था वो आज भी कायम है। हम सरकार अभी तो को मृत्युंजय जी आप लोग जी मृत्युंजय जी हाँ, अभी तो आप लोग 10 लाख की नौकरी देने ही वाले थे, बाकी के 9 लाख पर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। चलिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि 19 लाख दूसरे के घर की, देखिए ना, दूसरे के घर की लड़ाई पर आपके घर की खुशी निर्भर कर रही है। हाँ ठीक है, दूसरे के घर की लड़ाई पर आपके घर की खुशी इस वक्त डिपेंड कर रही है। लेकिन इससे पहले कि आशुतोष जी जुड़े क्या हमारे साथ, एक बार त्यागी जी से कमेंट लेना चाहती हूँ। हम सबसे बड़ी पार्टी है अंजना जी, हम इसलिए हम इस बात से खुश हैं। ठीक है, आशुतोष जी के पास मैं जाऊंगी इसके बाद फौरन, लेकिन त्यागी जी से एक कमेंट लेने दीजिए। त्यागी जी, क्या गलत कह रहे हैं मृत्युंजय जी? वो कह रहे हैं कि उस गाड़ी में एक टायर तो ट्रक का है बीजेपी और एक स्कूटर का है। आप पर इशारा कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। त्यागी जी कह रहे गाड़ी अनस्टेबल है। देखिए, मृत्युंजय जी की पार्टी और इनकी वेरी फ्रेंडली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने तो पंचर लगी हुई गाड़ी चलाई है झारखंड में। मधु कोड़ा याद है मृत्युंजय जी की? भूल गए? वो किस पार्टी के नेता थे? इंडिपेंडेंट। आपने भी मदद की, कांग्रेस पार्टी ने भी मदद की। आजकल कहां है वो? याद दिलाओ कि पता है आपको? नहीं, हमको कम से कम इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे साथ नहीं होने वाली। इस तरह की दुर्घटनाएं जो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार करने के लिए आपने मधु कोड़ा की बलि चढ़ाई थी, आपने और आपकी फ्रेंडली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने एक इंडिपेंडेंट को लूटने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास की अनोखी और अकेली घटना है। नीतीश कुमार जी को तो मैंडेट एनडीए के नेता के रूप में मिला है, अब मिला, 2015 में मिला, 2010 में मिला, 2005 में मिला। ऐसा नहीं है कि वो कोई थोपे हुए नेता हैं। हमारी सहयोगी पार्टी है तीन, उन तीनों ने घोषणा की कि अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार नेता होंगे। किसकी संख्या कम है, किसकी ज्यादा है, ये परेशानी तो आपको न हो सकती है। ये परेशानी जब बीजेपी को नहीं है, HAM को नहीं है, VIP को नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? ये तो हमारी सहयोगी पार्टी को सवाल उठाना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी ने हमें बना दिया। ठीक बात है, ये सही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका मतलब है बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने अगर बना दिया तो बीजेपी अपना एजेंडा भी आप पर थोपेगी ना। एजेंडे हमारे 15 साल से तय हैं, 15 साल से तय हैं। आप 20 बार सवाल उठाओ,
100 बार अब सवाल वो उठाओ। परिस्थितियां नहीं है सर। जिन सवालों पर नहीं मृत्युंजय जी, मैं इस तरह से डिबेट करने का आदी नहीं हूं, प्लीज पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। नहीं, हम तो आपको सम्मान करते हैं सर। ठीक है, नहीं मैं भी करता हूं। त्यागी जी बोल लीजिए, बात पूरी कीजिए। लेकिन इधर आप में कुछ लेकिन देखिए सर, कई जगहों पर एक कॉन्ट्रास्ट तो आएगा सर, एक विरोधाभास, एक चुनौती आएगी। जैसे 19 लाख रोजगार के अवसर, 19 लाख रोजगार के अवसर, उसमें नीतीश जी की कुछ और सोच है, बीजेपी की कुछ और सोच है। अंजना जी पैसा कहां से आएगा? सारे देश के कोलिशन जी, सारे देश के कोलिशन जो इस समय बन रहे हैं, उनके कोई बहुत प्रमुख और कट्टर वैचारिक आधार हो, मैं नहीं मानता हूं। और जो महाराष्ट्र का उदाहरण है, वो तो अपने आप में अनोखी घटना है। मैं चूंकि इस मोमेंट के साथ रहा हूं, जिसको धर्मनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसके आजकल मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्समैन हैं। ये कैसे कहेंगे? मैं उस आंदोलन में था, मैं जनता दल में था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। बीजेपी अलग पार्टी थी, हम और ये लगभग हम और ये और लालू जी साथ साथ थे। देश में एक नेता था, अटल जी ने भी नहीं कहा, आडवाणी जी ने भी नहीं कहा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई है। और जो कहने वाले थे शिवसेना के नेता, वो इनकी फ्रेंडली की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं, और उसी का नतीजा है ओवैसी जैसा नेता आज जो है 5 सीट ले गया और 8 सीट पर इनको नंबर 2 कर गया। बीजेपी का क्लोन बनना चाहते हो, आज बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक वैचारिक स्तर पर पहले से ही स्थापित पार्टी है। अब आप लोगों ने भी और आपकी सहयोगी पार्टी ने भी बीजेपी जैसी सॉफ्ट हिंदू जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट जैसा अपनाने का काम शुरू कर कह रहे थे कि आप पर बीजेपी अपना एजेंडा चलाएगी। आप लोगों ने इतना एजेंडा तो नहीं थोप दिया था कि नीतीश कुमार इसीलिए अलग हो गए आप लोगों से? अंजना जी, हमने तो मुकाबला कर लिया तेजस्वी यादव जी ने डबल इंजन की सरकार से, इसलिए तो सबसे बड़ी पार्टी आज आरजेडी है। बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये त्यागी साहब कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो डबल इंजन की सरकार का रथ रोक दिया। ठीक है कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, चौखट पर आकर आशुतोष जी, आपने रोक दिया। आशुतोष जी, लेकिन ठीक है जी, एक के बाद एक कई खबरें आ रही थी तो थोड़ा लेट से आपके पास आ रही हूं। आशुतोष जी, क्या बीजेपी अब ये समझ रही है कि 74 सीटों के साथ वो बड़ी भूमिका में है बीजेपी में, सरकार में 2025 की तैयारी दिखती है इसमें कि उत्तराधिकारी एक बनाया जाए, आगे में अपने नेतृत्व में हम सरकार बना पाए बिहार में, इसकी तैयारी दिख रही है अगर 2 उप मुख्यमंत्री का फैसला होता है? देखिए अंजना, 2-3 चीजें हैं जिसको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इस देश में जब भी छोटी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और बड़ी पार्टी ने पीछे से सपोर्ट किया है, वो सरकार अपने आप में, अपने स्वभाव में ही अस्थिर होती है। वो कितने दिन चलती है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे आप चरण सिंह की सरकार का हिसाब ले लें, चाहे चंद्रशेखर की सरकार का हिसाब ले लें, चाहे आप कर्नाटक के अंदर भी हाल के अंदर जो कुमारस्वामी की सरकार थी उसका उदाहरण, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अभी त्यागी जी मधु कोड़ा का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को ये लग गया है कि वो बिहार के अंदर अगर अपने स्तर पर अगर कोशिश करेगी तो देर सवेर उसकी अपनी सरकार अपने बल पर बनेगी। दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो दूसरों के कंधों पर सवार होके या दूसरों की बैसाखी पर राजनीति नहीं करती, वो अपने बल पर वो राजनीति करती सरकार में आने के लिए और अपने बल पर सरकार में आने के लिए। तो 15 साल नीतीश कुमार के साथ सरकार में हो गए, अब आने वाले अगले 15 साल के भी उनके कंधे पर चल के करें, ये संभव नहीं होता। तीसरी बात, बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट संकेत दिए हैं। जो सुशील मोदी थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, और बल्कि ये कहा जाता था कि सुशील, बल्कि एक अद्भुत बात है कि पिछले 15 सालों में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कभी बड़े गहरे गंभीर मतभेद कभी नहीं उभरे, और सुशील कुमार मोदी एक स्टेबलाइजर का काम करते हैं। आज की तारीख में अगर 2 नए डिप्टी सीएम्स का नाम आ रहा है तो 2 बातें स्पष्ट है। पहली बात यह कि बीजेपी अब बिहार के अंदर नई लीडरशिप को खोज रही है, क्योंकि सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ये सब एक ही पीढ़ी के नेता रहे हैं। अब 49 साल के तारकिशोर प्रसाद जी हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अगर आगे बढ़ना है तो नई लीडरशिप खोजनी पड़ेगी जो नीतीश कुमार के डिक्टेट पे ना चले, अपना अलग रास्ता अख्तियार करे, और बड़ी पार्टी है तो उसकी बात नीतीश कुमार को माननी पड़ेगी। वो रिमोट कंट्रोल भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी की बात माने बिना उनकी सरकार आगे चल नहीं सकती। त्यागी जी आप हाथ उठा रहे थे कमेंट करने के लिए।
आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, मैं उनकी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहता हूं। 1977 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए उसकी उम्र लंबी नहीं थी। 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी से चंद्रशेखर जी अलग हो गए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, इसलिए उनकी लंबी उम्र नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी तो हैबिचुअल ऑफेंडर है मित्र पार्टियों को धोखा देने के लिए। जहां तक इस गठबंधन को आप उन घटनाओं से जोड़ रहे हैं आशुतोष जी, तो ये तो प्री पोल अलायंस है, प्री पोल डिक्लेयर्ड लीडर है और प्री पोल डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री का भी पार्टी प्रेसिडेंट का नंबर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा ये मैटर नहीं है। हर हालत में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल ये एडजस्टमेंट नहीं है। चौधरी चरण सिंह का जिक्र आपने किया, चंद्रशेखर जी का किया और वहां का आपने कर दिया कर्नाटका का, इसलिए उनकी परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। जी त्यागी जी, आप बता रहे हैं प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस का फर्क। जल्दी से आशुतोष जी, क्योंकि मुझे सुधांशु जी से भी एक कमेंट लेना है, जल्दी से 2 लाइन। त्यागी जी बड़े वरिष्ठ नेता, लेकिन उनको बता दूं कि 1989 के बाद जो सरकार बनी थी वो प्री पोल अरेंजमेंट के आधार पे बनी थी और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी थी क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था जब समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकारें नहीं गिराई है। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से कमेंट। सुधांशु जी ना, देखिए आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप हमारे नेता गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद सरकार चलती रहेगी। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये लोग सोच रखना चाहें हमारा और जदयू का 24 साल का गठबंधन है, बीच में 1.5-2 साल छोड़ दें तो एक जनरेशन पुराना गठबंधन है मान्यवर, और भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे दीर्घजीवी गठबंधनों में से एक है। इसलिए अंत में सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा अंजना जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए जो इस लोगों को जो भाव रखना हो, अंततः विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अपराधीकरण पे हमारा जदयू का कोई मतभेद नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसके ऊपर हमारा उनका थोड़ा विचार अलग है, बाकी सारी बातों में एक है और हम एक बेहतरीन सुशासन रोजगार के अवसर को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रख लीजिए सुधांशु जी, सबकी नजर उस पर रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी लोगों का, केसी त्यागी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री में 2 हो सकते हैं। बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, दोनों के नाम पर हो रही है चर्चा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, लेकिन सवाल यही कि 19 लाख रोजगार के अवसर से लेकर हर वादे पर जनता इस बार बहुत करीब से नजर रखेगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।